हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है जेएनयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रहा है और इसी को लेके जो है जेएनयू एसयू की तरफ से जो है यानी कि वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है वो कोचिंग चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक जो है वो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके जेएनयू एसयू का जो फेसबुक पेज है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जेएनयू एसयू, ये फेसबुक पेज आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको जो है उससे सारा अपडेट जो है जब भी वो लाइव आते हैं तो आपको जो है मिलता रहे। बाकी आज इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर देखें, ये आपको जो है अलग अलग सीरीज़ के माध्यम से जो है रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगा और इसमें जो है किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा, किस तरह से आपको लिखना है और बहुत सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज जो है अलग अलग छात्र संघ जो है इसको लेके चर्चा कर रहे हैं, तो आप जो है आज इस वीडियो को देखें और फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। आवाज़ आ रही तो थम्स अप कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर सुनने में कोई तकलीफ़ है या फिर हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है, मेरे पास भी नेटवर्क इशू रहता है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। ओके, तो हम 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार बाकी आप सभी स्वस्थ हों, यही मेरी उम्मीद है। आप सभी घर में रहिए और प्रिपरेशन कैसी चल रही है उस पर भी आप कमेंट बॉक्स में। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस बार थोड़ा हालात ऐसे हैं कि आपको एक ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, खास करके इस वक्त। Yeah, Haris is asking which school session is this? This is for ASL, School of Language, Literature and Culture Studies. This is for foreign languages aspirants. So, कैसे हैं आप सभी? सभी स्वस्थ हैं? प्रिपरेशन कैसा चल रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें एक अंदाज़ा लगे कि या स्टार्ट हुआ है। और आप अपने क्वेश्चंस जो हैं किसी भी तरह का, हम 5 मिनट में शुरू करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट एक पूरा जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग पूरी जो कहते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम, खास करके इसके ऊपर ये बात लागू होती है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है, एग्ज़ाम का नेचर क्या है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप सभी हिंदी में कंफर्टेबल हैं या फिर अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में चलूँगा। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं तो खास करके परेशानी हमारी एक ये है कि हम फिजिकल क्लासेस नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी भी अपना फिजिकल क्लासेस करता है हर साल, जिससे कि एस्पिरेंट्स को बहुत मदद होती है और बहुत सारे सिलेक्शंस भी होते हैं जेएनयू की फिजिकल क्लासेस से। लेकिन इस बार जैसा कि हमें पता है कि फिजिकल कोचिंग नॉट पॉसिबल इन दिस सर्कमस्टेंसेस। जिस तरीके का भी माहौल है, जिस तरीके से कोरोना अपना प्रकोप फैला रहा है, तो उस हालात में भी फ़िलहाल हमारी तैयारियां लग नहीं रही हैं कि किसी भी तरह की फ़िज़िकल कोचिंग्स, ना सिर्फ जेएनयू की ही, बाकी भी कहीं आप ले पाएँ, ऐसी उम्मीदें फ़िलहाल दिख नहीं रही हैं। तो ऐसे में है कि हमें खुद ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और पहली चीज़ मैं बता दूँ साफ साफ, हम आगे बढ़े उससे पहले, कि जेएनयू की तरफ से ये जो सेशंस हैं, इससे आपको इतनी मदद मिल सकती है पूरी तरह से कि आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम कैसी है। बाकी बैठना एग्ज़ाम में ज़रूरत है एक छोटी सी गाइडलाइन की, एक आइडिया की। तो उससे लिए है चीज़ ये साफ हमें क्लियर होनी चाहिए कि जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई ऐसा नहीं है कि विदाउट कोचिंग किया नहीं जा सकता या खुद की प्रिपरेशन से नहीं किया जा सकता। बहुत सारा स्टूडेंट, और मैं जैसा कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट विदाउट कोचिंग ही कर लेते हैं, खुद की सेल्फ प्रिपरेशन से कर लेते हैं। तो ये आपके पास मौका है कि खुद की सेल्फ प्रिपरेशन दिखाएं, कितना आप यूटिलाइज करते हैं इस टाइम को, जो आपको टाइम मिला है उसमें। हाँ, एक ट्रॉमा है, वो बिल्कुल एक पैनिक है, लेकिन उस पैनिक में आप कितना अच्छा कर पाते हैं ये दिखाता है। आपका पूरा शेप करेगा आपके करियर को भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एंट्रेंस के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, तो
जितना कि आपने फॉर्म अगर अप्लाई कर दिया है और अगर नहीं किया है तो भी आप कर दी। तो उसके लिए आप जिस तरीके से पहले पैटर्न हुआ करता तो पिछले 1 साल से पैटर्न चेंज हो गया है। तो जिसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हैं उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चंस का लेवल होगा और उनको क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको कहाँ तक किस हद तक जाकर। पहली चीज जो है कि फॉरेन लैंग्वेज, मैं खास करके मेरा ये पूरा सेशन बीए पे बेसिस रहेगा। जो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो बच्चे जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं एग्जाम्स उनके लिए खास करके मैं कंसंट्रेट करूंगा। मास्टर्स के लिए भी हम अलग से सेशन रख रहे हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज एसएल से संबंधित या फिर कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी लैंग्वेज का ग्रेजुएशन लेवल का तो हम पूरा कवर करेंगे ताकि आपको उससे फुल बेनिफिट हो। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ही आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। दूसरा चीज़ है, तो हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है। खास करके आप बहुत सारे जेएनयूएसयू ने भी वीडियो किए हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस के भी वीडियोस हैं, खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एफर्ट कर रहे हैं आप सबसे बात करने का। तो इससे आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि जो लैंग्वेज के लिए जो पैटर्न है वो पैटर्न कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाला लेवल वाला हो या फिर कोई बिल्कुल हटके हो, एकदम जनरल लेवल का एग्जाम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको एक बहुत आगे बढ़कर तैयारी करनी है किसी अलग तरीके से, बिल्कुल एक कंपटीशन की तरह एकदम इजीली तैयारी करनी है। और अगर इजी से अच्छी तरीके से जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप अगर याद कर पाने में सक्षम है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए हम पैटर्न की जब बात करें तो पैटर्न के लिए हम जहाँ से पैटर्न की स्टार्ट करते हैं, पहले हुआ करता था सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर, जो कि पिछले 1 साल से पहले यानी 2018 तक वो एग्जाम हुआ करता था। उसके बाद 2019 से परीक्षा का एक तो जो कंडक्ट करवाती है उस अथॉरिटी का चेंज हो गया, अब वो एनटीए करवाती है, उससे पहले जेएनयू करवाता था। तो एनटीए जो एग्जाम करवाता है वो ऑनलाइन पैटर्न है, जैसा कि आपको मालूम होगा। ऑनलाइन पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। दूसरी चीज ये है कि पहले जो जेएनयू एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होता था फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, उसका एक पैटर्न फिक्स होता था। पैटर्न फिक्स इन द सेंस कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको आर्टिकल लिखना पड़ सकता है, ऐसे लिखना पड़ सकता है। पिक्टोरियल क्वेश्चन होते थे कि इस पिक्चर को देख के आप उसका पूरा एक उसके ऊपर ऐसे लिखें, आर्टिकल लिखें। ये सारे क्वेश्चंस आया करते थे और एक अंदाजा, रफ अंदाजा हुआ करता था। जैसा कि आप अगर पुराना बुक्स उठा के देखेंगे, क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आर गुप्ता बुक आपने देखी हो, इसमें क्वेश्चन पेपर, हाँ हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इस बार आर गुप्ता भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे तो एक रफ आइडिया हुआ करता था। लेकिन हम यहाँ पे इतना डिस्कस कर लेंगे कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आर गुप्ता भी आपको खरीदनी पड़े। और वैसे भी कंडीशंस इस वक्त है नहीं कि आप जाके फिजिकल बुक स्टोर पे जाके बुक खरीद पाएँ। और मैं आपको हिदायत भी नहीं दूंगी इस सिचुएशन में आप बाहर निकलें, तो बेहतर है आप अंदर रह के अपनी पूरी तैयारी करें, ठीक है। खुद का भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और उसके अंदर अंदर साथ साथ अपना एंट्रेंस पे भी पूरा फोकस करें। तो उसके लिए पैटर्न में सबसे पहली चीज़ है कि अब जो पहली चीज़ आप एकदम से क्लियर रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है। और एक चीज़ ये है कि इसमें आपकी कहीं पर भी ये पैटर्न है नहीं कि आपका कितना क्वेश्चन आता है पेपर में। तो पहले भी यही चीज़ था कि आपको पता नहीं होता था कि कितना क्वेश्चन आता है, लेकिन अब ये है जैसे कि लास्ट टाइम का जो एग्जाम हुआ 2019 का, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो, अगर नहीं भी देखा तो आपको सजेस्ट करूंगा आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएं, उसमें nta.ac.in/downloads लिंक पे जाइए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए। और अब की बार पैटर्न में एक चेंज और हुआ है। इससे पहले पैटर्न होता था 3 लेवल पे। ऐसे एग्जाम में जेएनयू की आप अगर बीए की बात करें तो लैंग्वेज एग्जाम में होता था कि आपका 3 लेवल पे एग्जाम होता था, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3। क्लस्टर 1 में होती थी यूरोपियन लैंग्वेजेस। यूरोपियन लैंग्वेजेस में आपकी रशियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। इन लैंग्वेजेस के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करते थे उनके लिए अलग क्वेश्चन पेपर होता था। उसके बाद हमारा आता है सेकंड क्लस्टर। सेकंड क्लस्टर में हमारे साथ एग्जाम्स जो लैंग्वेजेस हैं उनको, जिसमें मोस्टली जो एशियन लैंग्वेजेस, एशियन ग्रुप है, तो उसके अंदर हमारे पास है जैपनीज है, कोरियन है और चाइनीज है। उसके बाद हमारे पास एक थर्ड क्लस्टर था जिसमें हमारे पास पर्शियन, पश्तो, अरेबिक लैंग्वेजेस थी। तो इन सभी तीनों क्लस्टर्स के लिए जो अप्लाई करते थे स्टूडेंट, उनका
अपना अलग क्वेश्चन पेपर होता था। तो इससे फायदा ये होता था कि उनकी स्टडी लिमिटेड होती थी कि उनको उतना ही कवर करना है। जैसे कि फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जीके एंट्रेंस के लिए, तो उसमें जीके के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पहले सिर्फ एक क्लस्टर तक आपको पढ़ना पड़ता था जिस क्लस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब की बात से ये है कि जितना अभी तक प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है उसके अनुसार कॉमन एग्जाम होगा, यानी कि तीनों क्लस्टर का। ये जेएनयू में बीए के एग्जाम के लिए पहले हुआ करता था कॉमन क्लस्टर का एग्जाम, अब दोबारा से उसको यूनिफाइड कर दिया है और अब एग्जाम जो है वो कॉमन होगा, यानी कि सभी लैंग्वेजेस में आपके एक क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, अब इतना तय हो गया कि क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होगा, मतलब आपकी तैयारी सबकी एक ही प्लेटफॉर्म पे होगी, एक यूनिफाइड तैयारी होगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर एक अलग। दूसरी चीज है कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस की संख्या लिखी हुई नहीं होती, तो क्वेश्चन पेपर में जो तैयारी करने के लिए आपके पास पॉइंट है उसके लिए है कि क्वेश्चंस की संख्या जो हुआ करती थी पिछले साल, जैसे कि 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, जैसे कि हमेशा 100 ही नंबर का मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होता है। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ कि उसके लिए अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहा था कि 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 100 नंबर का ही 100 क्वेश्चन होगा एक एक नंबर का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसमें जो पहले वाला जो ग्रुप था यानी ग्रुप ए, उसके लिए क्वेश्चन जो थे उनकी संख्या थी 50, ग्रुप बी में 65 यानी 65 और ग्रुप सी में 75, यानी कि आपका एग्जाम एक ही है बीए ग्रेजुएशन एंट्री के लिए, आपके मार्क्स एक ही हैं 100 मार्क्स, आपके क्वेश्चंस के नंबर तीनों ही क्लस्टर में अलग अलग थे। ऊपर से उनका मार्क्स का डिवीजन भी अलग था। मार्क्स के डिवीजन में ऐसा था कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, जैसे कि हम उसको डिस्क्रिप्टिवली हम यहाँ पे बात कर ही लेते हैं क्योंकि आपको थोड़ा उसका पैटर्न का पता होना चाहिए। तो पिछली जो ईयर का पैटर्न था उसमें जैसे कि हम यूरोपियन लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो 50 क्वेश्चंस थे और आउट ऑफ 50 के 50 क्वेश्चंस जो थे, हाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, जितना भी स्टूडेंट्स अभी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर रहा है मैं सभी के क्वेश्चन लूंगा। हम ऐसा करते हैं लास्ट हाफ है उसमें क्वेश्चन लेते हैं आप सभी के, तो आप सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। पहले हम एक बार पूरी डिस्क्रिप्टिवली बात कर लें, उसके बाद सभी के क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स से एक एक का आंसर करूंगा। तो पहले हम एक बार पूरा पैटर्न जान लेते हैं, उसके बाद सभी के क्वेश्चंस के आंसर भी मैं दूंगा। तो पहली चीज है कि अब जो 50 क्वेश्चन आए पिछली बार, उस 50 क्वेश्चन में 50 के 50 जीके से यानी जनरल नॉलेज का, तो उसके लिए अहमियत ये हो गई कि जीके इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्लस्टर था पिछली बार, पहला जो क्लस्टर था यूरोपियन लैंग्वेज है, उसके 50 के 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से आए। सेकंड ग्रुप जो था उसमें डिवीजन था। डिवीजन किस सेंस में, 25 क्वेश्चन जीके से और 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से, ठीक है, रीजनिंग से, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, ठीक है। इस तरीके से जो उसका डिवाइड उन्होंने किया, ठीक है। उसमें थर्ड ग्रुप में भी सेम इसी तरीके से डिवाइड कर रखा। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एक बार आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले ही इस अनसर्टेनिटी से अगर इंट्रोड्यूस होंगे तो आपको ऐसा जाके लगेगा नहीं कि नहीं यार ये तो क्वेश्चन पेपर तो ऐसा बता रहा था 100 नंबर का आना था, लेकिन इसमें क्वेश्चन तो 50 ही है, 65 है, कैसे किस। आपको तैयारी फुल करनी है और कैसे करनी वो भी बात करेंगे। उसके लिए बस मेन चीज़ यही है कि अपना पूरा फोकस जो है वो किस तरीके का पैटर्न, इन द सेंस पैटर्न वही है, भले ही क्वेश्चंस का नंबर घट बढ़ जाए, पैटर्न एक सेंस में कि आपको क्या पढ़ना है उसका रफ आइडिया आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से तैयारी करें, कि जब हम पैटर्न से वाकिफ़ हैं पूरी तरीके से, तो मैं चाहूँगा कि अब हम तैयारी पे जब आएँ तो पहला हमारा एक फोकस क्लियर होना चाहिए कि हम जिस लैंग्वेज के लिए तैयारी कर रहे हैं उस लैंग्वेज का सबसे पहला पॉइंट है कि आप तैयारी कर क्यों रहे हैं, ठीक है। आपका मेन बेसिक पॉइंट है कि आपको एंट्री लेना है, ठीक है, अपने जो भी आप कोर्स भरा है। तो बीए में फॉरेन लैंग्वेजेस के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी के लिए आपको यूनिफाइड तैयारी करनी है। यूनिफाइड तैयारी का मतलब ये है कि आपको जीके पढ़ना है, जीके सभी कंट्रीज के साथ, यानी कि जो पहले ऐसा हुआ करता था कि एशियन जो कंट्रीज की लैंग्वेज जैपनीज, कोरियन और चाइनीज के लिए जो भर रहे हैं फॉर्म,
वो यूरोपियन का जीके एक्सक्लूड कर दिया करते थे, वो अब नहीं चलने वाला है। तो मैं आपको डायरेक्टली ये सजेस्ट करूँगा कि आप जीके के लिए एकदम सीधी स्ट्रेटजी है और उससे बढ़िया भी स्ट्रेटजी हो नहीं सकती। जैसा कि मैंने 2 बार जेएनयू एंट्रेंस क्लियर किया, दोनों बार विदाउट कोचिंग किया था, तो इसलिए मैं पूरी तरह, अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी कर सकते हैं अगर मेहनत की जाए तो। विदाउट एनी कोचिंग भी एडमिशन आप ले सकते हैं जेएनयू में। बस आपकी एक तैयारी जो है पूरा तरीके से होनी चाहिए, स्ट्रेटजी के साथ होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं आजकल स्मार्ट स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, ज़्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई। स्मार्ट तरीके से मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप जाके कुछ और तरीके ढूंढ लिए, हमारे बगल वाले निकालने वाले तरीके, नहीं, वैसे नहीं। स्मार्ट किस तरीके से आप यूनिफाइड करके पूरा एक प्लान चार्टर करके, तो मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मेरे ऊपर फॉलो की, आपके ऊपर वो फॉलो कर सकती या नहीं कर सकती वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटजी से मेरा एडमिशन हुआ था और 2 बार मैंने एंट्रेंस उसके थ्रू क्लियर किया था। और अभी उस टाइम पे हालांकि हमारा जो, मैं पहले बता दूं, जो पैटर्न हुआ करता था वो अलग हुआ करता था, लेकिन जीके जो है वो यही आने वाला है। तो मैं बात करूं जीके के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चाहता हूँ आप अटेंशन रखें कि अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीके के लिए आई विल सजेस्ट जितना भी कंट्रीज का आपके पास एक चार्टर, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। यूरोपियन क्लस्टर में 4 लैंग्वेजेस आते हैं, एशियन क्लस्टर में ये 3 लैंग्वेजेस हैं, और पर्शियन, पश्तो, अरेबिक, इसके साथ हमारी वेस्ट एशियन, मिडल ईस्टर्न लैंग्वेजेस इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस बार से एक नोट्स बनाइए कंट्रीज के साथ, बिल्कुल एकदम इजी तरीका है ये, कुछ नहीं करना है आपको। नोट्स बनाइए, जितना भी लैंग्वेजेस आपके पास हैं उसके साथ पहले आप उन कंट्रीज को टिक कीजिए। फ्रांस, जापान, ईरान, पश्तो अफगानिस्तान, इन सभी लैंग्वेजेस का पहले आप फोकस रखेंगे इन कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। इन कंट्रीज का जीके आपको किस तरीके से पढ़ना है, इन कंट्रीज का जीके आपको थ्रू, अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो, क्योंकि अभी आपको इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी इस प्रिपरेशन में, क्योंकि इस सेंस में अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो भी आप किसी दोस्त से बोलिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पैटर्न है इसके लिए आपको एक यूनिफाइड बुक नहीं मिलने वाली है मार्केट में, ठीक है। और आर गुप्ता की बुक की जो बात होती है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स की जो बात होती है, उसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, एक रफ आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो। लेकिन आई विल सजेस्ट कि अगर आर गुप्ता की बुक आपके पास है तो आप उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि उसमें जिस तरह का जीके है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो भी सकता है, और अगर रिपीट नहीं भी होता तो आपको आइडिया होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी विल गो ऑन दी जीके पोर्शन, जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। तो आप जितना भी लैंग्वेजेस हैं सबको चार्टर कीजिए, सब लैंग्वेजेस के ऊपर आप जीके उनका हर एक कंट्री का, खास करके उन कंट्री पे आपको फोकस करना है। जैसे फ्रेंच बोली जाती है, फ्रेंच आपके इसमें है प्रोस्पेक्टस में, भले ही आपने अप्लाई नहीं किया हो फ्रेंच के लिए, लेकिन आपको फ्रांस का जीके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कि कंटिनेंटल जीके भी आपको, कंटिनेंट्स का जीके भी आपको पढ़ना होगा, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कि सबसे पहले मेजर फोकस फ्रांस का आप जीके पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। फ्रांस में आप पूरा डीप जाएंगे, डीप इन द सेंस आप जैसे कि गूगल हमारे पास फैसिलिटी है, फिर और कोई भी आपका सर्च इंजन, बिंग या कहीं से भी आप सर्च कीजिए। ब्रिटेनिका, मैं विकीपीडिया पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ब्रिटेनिका है या फिर और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं जहाँ से आपको उस चीज़ का इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब किस तरीके से चार्टर करेंगे, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं है, उसमें कल्चर, तो ये फोकस रखिए। जिस तरह से स्कूल का नाम है, आप अगर जो खास करके जो फॉरेन लैंग्वेजेस के स्टूडेंट हैं, अगर आप एग्जाम के करेक्ट करते हैं तो आप एक स्कूल में जाएंगे जिसका नाम होगा स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, यानी कि उसके लिए आपको एक पूरा लैंग्वेज के भी फोकस करना होगा, कल्चर के ऊपर भी, लिटरेचर पे भी। तो वही आपको एंट्रेंस के लिए भी दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप फ्रांस का जीके इस तरीके से पढ़िए कि वहाँ की कंट्रीज और जो नॉर्मल जीके है, जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, ऊपर का जीके, कौन प्रेसिडेंट है, कौन पहला प्रेसिडेंट था, ठीक है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या वहाँ पे पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है, वहाँ का जो फ्लैग है
उसमें कौन कौन से कलर हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि रशियन फ्लैग में इनमें से कौन सा कलर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे कल्चरल एस्पेक्ट में। कल्चरल एस्पेक्ट में जाएंगे कि फ्रांस के अंदर कौन कौन से कल्चरल मोन्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से कल्चर के साथ आर्किटेक्चर को भी आपको जोड़ना होगा। जैसे कि एफिल टावर, ठीक है, तो उसको किसने बनवाया, कब बनवाया, ठीक है। इतना खास कब बनवाया वाला कॉन्सेप्ट ये है कि आप सबका आपको कब याद रखना है नहीं, जो मेजर मोन्यूमेंट्स हैं उन्हीं का याद रखना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको फायदा होगा, तो इन चीज़ों को आप याद करके जाइए। इसके अलावा कौन सा फ्रेंच खिलाड़ी है, कौन सा एक फेमस प्लेयर है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में, ठीक है। फ्रांस के रिलीजन्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया है कि विच इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फॉलोड रिलीजन ऑफ फ्रांस। तो उसमें फर्स्ट, अगर फ्रांस की हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी, कैथोलिज्म फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे इस्लाम है। तो इस तरीके से मैं इसलिए एग्जांपल कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और यही पैटर्न भी रहता है। तो आपको उन क्वेश्चंस को इस तरीके से मैं बिल्कुल आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, आप चाहे नोट कर लीजिए इस चीज़ को। और अगर नोट नहीं तो भी आप, मैं अवेलेबल हूँ और आप कभी भी मुझे फेसबुक से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एवरी टाइम मैं आपका, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए रिप्लाई करने में, लेकिन आपका जवाब जरूर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कभी भी तक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अब उसके ऊपर हमने आर्किटेक्चर को कवर किया, और अभी मैं बात कर रहा हूँ आर्किटेक्चर और इन चीज़ों को कवर करने की सिर्फ मेजर कंट्रीज में जिनकी लैंग्वेज है फ्रेंच यानी फ्रांस का करेंगे, रशियन यानी रसिया का करेंगे, जर्मन लैंग्वेज है वहाँ पे तो हम जर्मनी का भी करेंगे, ठीक है। पश्तो लैंग्वेज है जेएनयू के इसमें कैरिकुलम में, तो हम अफगानिस्तान का भी जीके करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सभी उन कंट्रीज का जहाँ पे वो लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो पहले तो आप सर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ ये लैंग्वेज मेजरली बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद वो जो कंट्रीज हैं उनमें उस लैंग्वेज के अलावा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यानी लैंग्वेज से बेसिक क्वेश्चन। तो पहला फोकस आपका रहना चाहिए लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर। हर इन सभी कंट्रीज की कंट्रीज लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जैसे 4 यूरोपियन क्लस्टर में है, तो चारों कंट्रीज का इनका आपको पहली चीज है लैंग्वेज, कल्चर और लिटरेचर। इन क्वेश्चंस को तो आपको हर हाल में कवर करना है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे कंटिनेंट में। जैसे कि अब पॉइंट ये है कि स्पेनिश जैसे है, तो आप देखेंगे स्पेनिश जो लैंग्वेज है वो तो स्पेनिश से आपको लगेगा सिर्फ स्पेन में बोली जा रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेनिश लैंग्वेज साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बोली जाती है। तो आपको फिर क्या करना होगा, साउथ अमेरिका का भी जीके पढ़ना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो कंट्रीज पे आप फोकस करेंगे, लेकिन कंट्रीज से मेरा मतलब है कि जिन कंट्रीज में वो लैंग्वेज बोली जा रही है उन पे आपका मेजर फोकस रहेगा। स्पेनिश लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जा रही है, पेरू में बोली जा रही है, तो पेरू भी आप पेरू का जीके पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी ये क्वेश्चन के थ्रू आप आ पेरू में कौन सा सिविलाइजेशन था, तो इन चीजों को आपको कवर करना है। तो कैसे कवर करेंगे, सभी लैंग्वेजेस की जितनी भी वो लैंग्वेजेस आपके एंट्रेंस में है, उन लैंग्वेज आपने उसके लिए अप्लाई किया, वो नहीं कर, वो कोई उसकी उसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस चीज़ की क्योंकि यूनिफाइड पेपर होगा, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सभी आप यूनिफाइड स्टडी करें, सभी लैंग्वेजेस के साथ आप वो फोकस रखेंगे, ठीक है। कल्चर, लैंग्वेज और लिटरेचर, ये फोकस ध्यान रखिए। विकिपीडिया से भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन लगती है कि ये इन्फॉर्मेशन काम आ सकती है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ब्रिटेनिक का है और बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहाँ पे जाके आप सर्च कीजिए, इंडिविजुअल कंट्रीज को सर्च कीजिए और अपना नोट्स, छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए कि ये लैंग्वेज है, ये फ्लैग है, ये रसिया का फ्लैग है, रसिया के फ्लैग में ये कलर है, ठीक है। रसिया का नेशनल एनिमल ये है बियर, ओके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इनको बस एक जगह नोट कर लीजिए, कंट्रीज के हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए, तो कि आपकी एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा सहायता होने वाली है, क्योंकि आप सभी कंट्रीज का जाके दोबारा गूगल पे जाएंगे, विकी पे जाएंगे, फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अब ये हमने जीके किया। जीके मैं चाहता हूँ कि आप मोस्ट फोकस करें। जीके इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपका सिलेक्शन को बहुत हद तक, एक तरीके से सिलेक्शन के लिए आपका सबसे बड़ा जो अहम किरदार जिस चीज़ का हो सकता है
वो जीके हो सकता है। तो जीके को बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मैं रीजनिंग कर लूँगा, इंग्लिश कर लूँगा तो जीके नहीं होगा। जीके का लेवल भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल जीके पूछा जाता है। फिर आप कंटिनेंट्स का कंट्रीज का बात करें तो कंटिनेंट्स का भी आएगा कि इस कंटिनेंट में सबसे ऊंची पीक, माउंटेन पीक कौन सी है, कौन सा माउंटेन सबसे किस इस कंटिनेंट में सबसे बड़ी। तो कंटिनेंट की जब बात करेंगे तो अपने पास अंटार्कटिका सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लैंग्वेजेस और लिटरेचर कल्चर की बात कर रहे हैं। तो आप सीधी सी बात करेंगे कि यूरोप की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, एशिया की कौन सी है। तो इन चीज़ों पे ही आपसे बात किया जाएगा। और कल्चर की बात कर रहा हूँ तो फूड मत भूलिएगा, फूड पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहनावा मत भूलिएगा, ठीक है। और बाकी जितना भी कल्चर के साथ आपके एस्पेक्ट हैं, लिटरेचर फोकस रहना चाहिए। और लिटरेचर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि नोबेल लॉरिएट्स कि कौन सा किसको नोबेल पुरस्कार इस कंट्री से मिला है, ठीक है। इस कंट्री से पहला पुरस्कार विजेता कौन है, सबसे ज्यादा लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार किसको मिले हैं। और जब नोबेल की बात करेंगे तो खास करके लिटरेचर की बात करेंगे हम। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन एक पूछा गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था। तो हम हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि इसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का अगर आपको पता हो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको खास ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि ये ध्यान इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं जाना है कि अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आ गया तो आप पूरा रूसो को पढ़ डालेंगे, नहीं। एक्सेप्शनल क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की एक अलग, जैसे कि होब्स के लिविथन की एक अलग पहचान है पॉलिटिकल साइंस में, तो उस हिसाब से आपको एक्सेप्शनल क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है, आपसे लिटरेचर के क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं, डॉक्टर जीवागो किसने लिखा है, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन, वॉर एंड पीस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसने लिखा है, ठीक है। क्राइम एंड पनिशमेंट फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखा है। तो इन चीजों पे आपसे ये जो क्वेश्चन है मेन जो क्वेश्चन है इनके आपसे क्वेश्चन वो पूछेंगे, ठीक है। चीज है बुक्स की, खास आपको डीप में जाना नहीं है, मैं बता दिए। बुक्स के लिए आपको महज जो फेमस बुक्स हैं, एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो है, ठीक है। जैसे रसिया से बहुत सारे राइटर्स हुए हैं, जैसे मदर किसने लिखी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गोरकी ने मदर लिखी है। तो ये छोटा छोटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन में हम डिस्कस करें तो जीके में क्वेश्चन आया था कि 1920s में, ओके उसमें क्वेश्चन ये था कि रसिया का कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन था जिसको मैक्सिको में जिसका मर्डर हुआ था, ठीक है। तो ये आपको एक बार में क्वेश्चन लगेगा ये तो इतना क्वेश्चन कैसा दे दिया, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन इन द सेंस कि मैं कैसे इसको पढ़ पाऊंगा, मुझे थोड़ी ना पता है 1920 में किसको कहाँ मारा था, 1940 में किसको कहाँ मारा था। लेकिन द पॉइंट इज की जो पर्सनैलिटी है उसका एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो आप पर्सनैलिटी के हिसाब से पढ़ेंगे। जब आप कल्चर की बात करें, लिटरेचर की बात कर रहे हैं, जब आप वहाँ की पॉलिटिक्स को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे जीके के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मेक्सिको में ट्रोट्स्की का मर्डर हुआ था, तो लियो ट्रोट्स्की, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज है जहां से इंडिया ने ये पावर लिया। कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से लिया गया है, तो उसके ऊपर भी छोटा सा आपके पास ये होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए छोटी छोटी इन चीजों से जो इम्पोर्टेंट है उस लैंग्वेज की, जहाँ पे वो कंट्री में लैंग्वेज बोली जाती है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश मैं कहूँगा जो लेवल अभी तक का जितना देखा गया है, ठीक है, खास करके जिस तरीके से लास्ट ईयर फर्स्ट जो क्लस्टर है उसमें तो जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, सेकंड और थर्ड क्लस्टर में पूछा गया था। तो इसका मतलब ये है कि आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी तो है, आप उसको इग्नोर कर नहीं सकते। तो उसके लिए आपको करना है, जनरल इंग्लिश के लिए 10th लेवल तक का इंग्लिश आपका उसमें पूछा जाता है। 10th लेवल इन द सेंस कि बहुत ही जनरल लेवल। 10th लेवल से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 11th का कोई जनरल इंग्लिश की टॉपिक है तो वो नहीं पढ़ेंगे और वो एग्जाम में। जनरल इंग्लिश का एसेंस है कि जनरल इंग्लिश पे जो आपको एक स्कूलिंग में आपको पढ़ाया जाता है, तो उसके लिए आपको अलग से कोई खास पढ़ाई करने की जरूरत है नहीं। आप एक बार पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, खास करके मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2019 का ही क्वेश्चन पेपर एक बार एनटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके देखें, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश कैसी पूछी जा सकती है। इंग्लिश के लिए कोई कोचिंग की खास आवश्यकता है नहीं, ठीक है।
जैसा कोचिंग तो मैं बोला कि अगर इस टाइम तो जरूरत भी नहीं है, कोचिंग आप कर भी नहीं सकते, और कोचिंग करने की जेएनयू के एंट्रेंस के लिए आपको आवश्यकता है ही नहीं, अगर आपको एक गाइडेंस मिल रहा है जो जेएनयूएसयू प्रोवाइड करवा रहा है अपने प्लेटफॉर्म से, तो आपको एक रफ आइडिया देती है, आपको गाइडेंस देती है, और वो काम जेएनयूएसयू हर साल करता है फिजिकल क्लासेस से, और इस बार वो कर रहा है लाइव क्लासेस से। तो इससे आपको ये बिल्कुल मन में, दिमाग में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है कि मैं अगर कोचिंग करूं, कोचिंग ना करूं तो उसके लिए क्या, मुझे नहीं कोचिंग करूंगा तो नहीं होगा। मैं आपके सामने बैठा हूं एंड मैंने कोचिंग नहीं किया था, ठीक है, 2 बार मेरा एंट्रेंस क्रैक हुआ, दोनों बार मैंने कोचिंग नहीं किया था, तो अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। और जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, स्ट्रेटजी सबके लिए अलग हो सकती है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जो मैंने अपनाई वही आप आंख बंद करके फॉलो करें। आप खुद का पैटर्न बनाइए पढ़ने का, खुद का स्ट्रेटजी बनाइए और उसके साथ पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए आपको क्वेश्चंस जो एकदम जनरल मैथ का क्वेश्चन होता है, उसमें मैथ के क्वेश्चन के अलावा ज़्यादातर आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है लैंग्वेज एप्टीट्यूड का। लैंग्वेज एप्टीट्यूड में क्या होता है, आपको एक इस तरीके से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसको हम हिंदी में सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, दे आर सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट। आप एक बार उसके लिए आपको एक आइडिया लगाना है, ऐसा तो है नहीं कि आप जो पढ़ के जाएंगे वही आ जाएगा, आपको एक सोल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन। तो जो मैथ और इंग्लिश जो है उसके लिए बेसिक साइड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं कहूँगा इंग्लिश तो फिर भी आप थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। खास जो पॉइंट्स हैं अपोजिट, आप जो पॉइंट्स सिनोनिम्स आप रट नहीं सकते हैं, कौन सा पूछा जाएगा उसका नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए, आप पढ़ के जाएं, ठीक है। उसके लिए एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है। और जीके मैं कहूँगा, जैसे मेरे शुरू से लेकर लास्ट तक फोकस है, जीके के क्वेश्चन आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज मत कीजिए, जीके पढ़िए, पूरा फोकस रखिए, लेकिन जीके किस तरह के पढ़े वो स्ट्रेटजी काम होती है, इस तरह से मैंने बताया, नोट्स बनाइए और हर एक कंट्री को बिल्कुल सब्जेक्टिव तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। अब मैं आऊँगा क्वेश्चंस पे, आ चुका है, तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर मेरे से कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब दूंगा। शुरू से क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा तब मैं आपको देता हूं, भले ही आपका कोई जीके का क्वेश्चन ही हो लेकिन वो पूछिए, ठीक है। और उस चीज से एक तो आपका मन में ऐसी कोई चीज रहनी नहीं चाहिए कि तैयारी करने के संबंध में बेझिझक कोई भी चीज हो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं एंट्रेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कोई सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए एनयूएसयू अपना ऑनलाइन क्लासेस करने वाला है क्या, इस पे अभी हम बात कर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से पहले एक एंट्रेंस की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या होता है कि सब्जेक्ट का लेक्चर देने की जरूरत नहीं है जेएनयू की तैयारी के लिए। उसके लिए आपको बस एक अगर गाइडेंस मिल गया, जैसे कि अब हम बात करने को मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप रशियन लिटरेचर, अब मैं रशियन के बारे में आपको पूरा बता सकता हूँ कि किस तरीके से इंटरेस्ट में आ सकता है, जैसे मैंने बताया भी है, ठीक है। तो हम उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारी हर एक लाइव क्लास आप अटेंड करेंगे तो उसमें हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में भी बताया जा रहा है, और आपकी इस राय को हम रखेंगे आगे कि हर एक सब्जेक्ट के लिए भी हम ऑनलाइन लेक्चर आगे से करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी तक इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट वीक से हम सब्जेक्ट के ऊपर भी आने वाले हैं, जैसे कि हिंदी एमए के लिए भी हम नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली एक इस तरीके से करेंगे कि हम इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे बात करें। लेकिन जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, तो आप क्योंकि बीए लेवल का बड़ा जनरल एग्जाम है, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं आपको हर एक उस सब्जेक्ट के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जितना एंट्रेंस में जरूरत है। इसके अलावा एक एमए इंग्लिश के लिए बताइएगा क्या, एमए के लिए पॉइंट वही है, आपका बीए लेवल का इंग्लिश जो उसमें है वो पूछा जाता है। उसकी मेन चीज़ है कि आप उसके लिए पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखिए, और एमए इंग्लिश के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हो सकता है तो हम वीडियो भी बनवाएं किसी एमए के स्टूडेंट से, या फिर ज़्यादा एमफिल का स्टूडेंट हो जो इंग्लिश में, तो आपको एक रफ आइडिया
लेकिन इसके अलावा भी आप एमए इंग्लिश के लिए मैं आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो खास करके इंग्लिश में एमए कर रहे हैं उनके आपको नंबर प्रोवाइड करा सकता हूं, तो वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकें कि किस तरीके का होगा। बाकी पैटर्न वही है, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझने के लिए बिल्कुल ईजी तरीका है। जैसा कि बीए में जितना इंग्लिश का आपका लेवल है, उसी लेवल से आपका क्वेश्चन एमए में पूछा जाता है। ओके, आई फील्ड फॉर द कोर्स ऑफ रशियन लैंग्वेज, हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। रशियन लैंग्वेज के लिए मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूं, देखिए यूनिफाइड पेपर है, तो रशियन हो चाहे जर्मन हो, सबका क्वेश्चन पेपर एक होने वाला है, जहां से प्रोस्पेक्टस में बताया गया है। ठीक है, रशियन में मैं कहूँगा अगर रूस का जीके की बात करें, ओनली रशिया की जीके की बात करें, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, वो आपको बाकी जगह भी आपको काम आ सकता है। रशियन जीके कहेंगे तो आप रशिया की कौन सी डायनेस्टी है, ठीक है, कितनी डायनेस्टी ने अब तक रूल किया है, ठीक है, रूरिक का जो पॉइंट है कि रसिया जो हम बात करते हैं रूस की, तो उसको रूरिक ने स्थापना की थी एक तरीके से, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। रोमनो डायनेस्टी पे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कौन सा जो जार था वो रोमनो डायनेस्टी का पहला जार था और कौन सा लास्ट जार था, निकोलस II। या क्वेश्चन जैसा कि लास्ट टाइम आया भी है कि रशियन रिवॉल्यूशन से पहले रसिया में किसने राज किया था, कौन सी डायनेस्टी थी, रोमनो डायनेस्टी थी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और पूछा जा सकता है कि रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टालिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेनिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और खास करके हम देखते हैं रसिया का जो क्वेश्चन जब भी एंट्रेंस में आता है तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया, पेस्टरनक पे क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर जीवागो लिखा उन्होंने। इसके अलावा फ्योदर दस्तोव्स्की पे क्वेश्चन आ सकता है, क्राइम एंड पनिशमेंट। उसके अलावा लियो टोल्स्टॉय पे क्वेश्चन आ सकता है, वार एंड पीस पे। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो खास करके आपके आ सकते हैं। उसको इंग्लिश में हम चिकीडोन इन रशियन, इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे क्वाइट फ्लोडोन। ठीक है, तो सोलोखोव की वो उसका वर्क है, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। जैसे कि लास्ट टाइम तो क्वेश्चन ये भी आया है कि रशियन फ्लैग में कौन सा इनमें से कौन सा कलर नहीं है, तो वो आइडिया होना चाहिए ना। क्वेश्चन आ सकता है कि रसिया में कौन सी रिवर है जो सबसे लंबी है, रसिया का सबसे पहले नंबर का रिलीजन कौन सा है, सेकंड नंबर का रिलीजन कौन सा है, रसिया में एथिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा, तो एथिस्ट कितना % है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रसिया में प्रेसिडेंट का जो पावर्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजी में बताइए किसकी पावर ज़्यादा है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है, टर्म कितना होता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेशनल एनिमल का क्वेश्चन है। ठीक है, रसिया के फूड के बारे में पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा फूड रसिया में होता है। ठीक है, जैसा कि जापान का पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है फिजिक्स सेशन के लिए हम आई विल पोस्ट ऑन माई फेसबुक कि अगर फिजिक्स का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि फिजिक्स का सेशन होगा। तो मैं अभी फिलहाल तो ऐसा इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सोनल चौधरी पूछ रहे हैं बीए जापानीज बोला मैंने फाइड होगा आपका पैटर्न। जापान का जीके सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, सभी का यूनिफाइड पढ़ना है। तो उस पर आपको पूरा ध्यान, जैसा मैंने स्ट्रेटजी बताया वही आपको फॉलो करनी है। क्वेश्चन है सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी के लिए भी हम क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा। बेसिक पैटर्न वही है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सोल्व कीजिए, उससे आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। एमए पॉलिटिकल साइंस का मैं कहूँगा कि